पहुंचाया भारी नुकसान। इस समय मैं मौजूद हूं गोलीबारी चौक में। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता सेनानियों ने अपना बिगुल फूंका था और उस दौरान एक की शहादत हो गई थी। लेकिन आज़ादी के इतने दशक के बाद क्या वारासिवनी क्षेत्र का विकास हो पाया है? क्या कहती है वारासिवनी की जनता, हम जानेंगे। कहता है वोटर में सिल्क की साड़ी बनाने का काम किया जाता है वारासिवनी के विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन बीते कुछ सालों की यदि हम बात करें तो ये कला भी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपकी जितनी मेहनत लगती है उतना इनाम मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा सर, इसमें हमको मजदूरी नहीं मिल पा रही बराबर। तो दो लोग लगते हैं, 2 दिन में एक साड़ी बनाते हैं। उसके बाद अब आप सोचिए कि एक साड़ी 2 दिन में बनाएंगे, 650 मिलेगा। अब 2 व्यक्ति की अगर अपन मजदूरी लगाते तो क्या कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है कि लोकल फॉर वोकल की बात की जा रही है, एक जिला एक उत्पाद की बात कही जा रही है। उसमें इस उत्पाद को नहीं लिया जा रहा क्या? नहीं, इसमें अभी तक मेहंदीवाड़ा के नाम पे साड़ी बनाई तो जाती थी, लेकिन जो शिल्प जो यहाँ के जो कारीगर थे उनको जो मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से जो अपने पैतृक स्थिति से जो लोग बुनकरी का काम कर रहे थे उनका इस व्यवसाय से रुझान, इस काम से रुझान कम होता जा रहा है। वो लोग दूसरे व्यवसाय को करना पसंद करते हैं, लेकिन ये बुनकरी का व्यवसाय नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही। यहाँ पर जो धान होता है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई बड़े शहरों में पहुँचने का काम करता है। लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद भी क्या यहाँ के किसानों को जो चावल उत्पाद करते हैं उन किसानों को फ़ायदा हो पा रहा है? यहाँ के चावल की सुगंध तो पूरे देश भर में जा रही है, लेकिन इस सुगंध से आप लोगों का घर पर पल पा रहा है क्या? नहीं पल पा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? समर्थन मूल्य रेट नहीं मिल रहा है धान का किसानों को। कितना होना चाहिए, कितना मिल रहा है? बारीक का 3500 रेट नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे भी समर्थन मूल्य, जो कि 2500-2600 मिल रहा है बस मात्र। लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद क्या चावल बाहर जा पा रहा है? क्या उसका सर्टिफाइड किया जा रहा है? ये जा रहा ही नहीं जा, इसके मालूम वो व्यापारी को मालूम, अपने को क्या मालूम इसके बारे में। तो यहाँ किसान को कितना फ़ायदा होता है? किसान को फायदा नहीं, घाटा ही होता है जी। किसान लाता है अपने समझ धान में जो रेट मिलता है, मार्केट से धान ले जाता है, उसका कितनी लागत आती है चावल में और कितना आप लोगों को मिल पा रहा है? 40%। क्या बस 40% मिल रहा है बस। कितनी लागत आ जाती होगी? लागत तो वो बहुत आ जाती है जी। लागत 40% किसान को बच रहा है, उसके हिसाब से किसान को कुछ नहीं बच रहा है। जो पका रहे हैं, दवा लगी, मजदूर लगा, कटाई पिटाई। कितना समर्थन मूल्य और कितना मिल रहा है? समर्थन मूल्य गौरव मोटे का तो 2040 था, यहाँ तो वही 2500-2600 का बारीक बिक रहा है। 2500-2600 में कुछ गिर नहीं रहा। अच्छा, किसान सम्मान निधि योजना की राशि का लाभ मिल रहा है किसानों को? उसका जानकारी नहीं है। किसानों को लाभ मिल रहा है। अच्छा, उससे फायदा होगा कुछ चुनाव में? हाँ, फायदा हो कुछ तो नहीं तो बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दे रही है। मिल रहा है, फायदा होगा। इस विधानसभा क्षेत्र का बीते सालों में विकास कितना हुआ है और क्या 2023 के चुनाव से पहले यहाँ की जनता का मिजाज है, हम जानेंगे वारासिवनी की जनता से। बात सबसे पहले आम जनता के साथ हम करेंगे कि आम जनता क्या सोचती है, कितना विकास इस विधानसभा क्षेत्र का हुआ है। मेरा तो कहना था कि जैसे यहाँ मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, वारासिवनी क्षेत्र में ऐसे 25 गांव हैं जहाँ सिंचाई की समस्या रहती है और 50 साल से उस क्षेत्र में जो डोकरी नाला वाला मामला है उसमें 50 साल से राजनीति हो रही है, लेकिन आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है। कितना विकास हो चुका है यहाँ पर? विकास तो ऐसा है कि जिस उद्देश्य को लेकर के सम्मानीय गुड्डा भैया ने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद जिस प्रकार से पुलियों जो 3-4 पुलिया सम्मानीय गुड्डा भैया के द्वारा दिया गया, बड़ा पुलिया,
और उसी के तारतम्य में विकास की हर गांव में रोड, ये तो चुनाव के पहले ही अभी घोषणा हुई है ना पुलियों के पुल साहब, उससे पहले भी कई पुलियों का निर्माण सम्मानीय गुड्डा भैया के द्वारा करा जा चुका है। हर बजट में पुलिया आया है, हर बजट में पुलिया आया है। खंडवा के पुलिया का काम चालू हो गया है, बिटली रामपाली का टेंडर हो गया है, उसके अलावा जागपुर पुलिया का टेंडर हो गया है, अभी घोटी के पुलिया की वित्तीय स्वीकृति हो गई है। लगातार ग्रामीण अंचलों में 25 से 50 डामर की सड़कें बनी है और निर्माण कार्य निरंतर जारी है। विकास लगातार हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा तो बदहाल है यहाँ पर। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, आज जो हमारे बालाघाट जिले में इतना अच्छा हॉस्पिटल जो वारासुनी में है, इस वारासुनी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट खुला, ये भैया की देन है। यहाँ पे कोविड के समय में कोविड सेंटर खोला गया था, वो भी गुड्डा भैया के नेतृत्व में अंबेडकर भवन में। सिविल अस्पताल में डॉक्टर है। हाँ, काफ़ी इस बार काफ़ी डॉक्टरों की बढ़ोतरी हुई है। पहले डॉक्टर कम थे, आज की पोजीशन वहाँ पे 5 अभी भी बालाघाट रेफर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्जन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सर्जरी की व्यवस्था नहीं हो पाती। जो सीरियस केस रहते हैं उसे बालाघाट रेफर किया जाता है। अदरवाइज यहाँ बेसिस जो ट्रीटमेंट है काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था सुधरी है। शिक्षा को लेकर कोई कॉलेज जाने वाला कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जो बता सके यहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है, कॉलेज में सुविधाएं मिल रही हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं कि रेगुलर कोर्सेज हैं? यहाँ पर रेगुलर कॉलेज चालू है, काफ़ी अच्छा कॉलेज में सुविधा है। ITI या टेक्निकल कोई शिक्षा? ITI है, परंतु बाकी का जो कॉलेज बनने वाला था वो रुका हुआ है। बाकी का कॉलेज में अपनी सुविधा सर्व। एग्रीकल्चर कॉलेज की शुरुआत हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। आप खुद मंत्री रहे, इतनी बार तक विधायक रहे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो बात आ रही है कि रेगुलर जो कोर्स हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, डॉक्टरों के लिए यहाँ पर जो है कि पर्याप्त जो कमी है वो बताई जा रही है। देखिए, हॉस्पिटल को हमने सुसज्जित किया है, सारी सुविधाएं यहाँ पर हमने लाने का प्रयास किया है और डॉक्टर भी जो जितनी अभी ज़रूरी सेवाएं हैं वो सारी सेवाएं यहाँ पर मिल रही है। जांच सभी तरह की तरह की जांच हो जाती है। कुछ इमरजेंसी केस होते हैं उसके लिए ज़रूर बाहर जाना पड़ता है, गोंदिया जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है, लेकिन नागपुर जाने के सारे रास्ते हमने सुसज्जित कर दिए। कोई भी व्यक्ति 2.5 से 3 घंटे में नागपुर पहुँच सकता है, किसी भी तरफ से जाए, ये हमने व्यवस्था की है। कॉलेज में आप देखेंगे LLB कॉलेज जो चल रहा है, ये बड़े बड़े शहरों में नहीं, लेकिन हमारा LLB 100 साल से चल रहा है। जो बीच में बंद हो गया था, हमने उसको पुनः प्रारंभ करवाया था। LLB कॉलेज, LLB का सबसे बड़ा मुख्यालय जिले का ये, और इसके अलावा सारे प्रोफेसर यहाँ पर है। और लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, आपको लगता है कि सिर्फ लॉ कॉलेज भर होने से यहाँ पर शिक्षा की सारी फैकल्टीज है। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन का तो यहाँ जरूर इस साल हमारा नया कोर्स कोई भी नहीं कर पाए हम। 5 साल में कोरोना के कारण 2 साल हमारे खराब हुए, इसलिए कुछ नए स्कूल नहीं खुल पाए। पूरे मध्य प्रदेश में नए स्कूल नहीं खुले हैं। उसकी तरह से कॉलेज में भी नए विषय खुलने की जहाँ तक बात है, कोरोना के चलते इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, हमारे 2 साल बेकार गए, इसके कारण हम नए विषय चालू नहीं कर पाए। लेकिन इसके अलावा सारी फैकल्टीज हमारे वाराणसी क्षेत्र में है, इसमें कहीं ऐसा किसी को दिक्कत नहीं है। और अन्यथा कुछ चीज़ों के लिए बालाघाट जाना पड़ता है जो 16 किलोमीटर पड़ता है, तो ऐसी कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। वाराणसी शहर की सड़कें तो हमने देखी, हमें अच्छी दिखी, लेकिन बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों की जो सड़कें हैं वो उनकी हालत ठीक नहीं है। मैंने अभी मेरे 5 साल में कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए मैंने ग्रामीण क्षेत्र की पक्की सड़क के लिए लगाया। इतना पैसा कभी नहीं आया जितना मैं सबसे ज़्यादा नल जल योजना है वाराणसी क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा पुल पुलिया वाराणसी क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुल। और हमारे पास में 1 किलोमीटर दूर है रेलवे क्रॉसिंग है, उसका फ्लाईओवर भी हमने स्वीकृत करा दिया। तो चुनाव के पहले ही अभी सारे मंजूर हुए। चुनाव के 5 साल का कार्यकाल है, 2 साल तो कोरोना में बेकार चले गए, उसके बावजूद हमारा जो रेट देखो आप, यही कारण है। अपनी बात तो अपनी जगह है, मैं ट्रैक्टर से चुनाव से जीता हूँ, ट्रैक्टर से, और 4 साल हो गए। 4 साल के बाद जो पंचायत चुनाव हुए भी, जनपद पंचायत भी निर्दलीय आई, हमारी नगर पालिका भी निर्दलीय आई है। ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत का रिकॉर्ड है कि 4 साल बाद भी लोग हमको पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस के पंजे को एक तरफ कर रहे हैं, बीजेपी के कमल को एक तरफ कर रहे हैं, हमारी पार्टी चल रही है यहाँ पर। तो ये पूरे भारत में पहला क्षेत्र है जहाँ विधायक भी निर्दलीय, जनपद निर्दलीय, नगर पालिका भी निर्दलीय। ये रिकॉर्ड बता रहा है कि पब्लिक हमारे साथ है। बीजेपी के पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, आप तो खुद डॉक्टर हैं। प्रदीप जायसवाल जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्वतंत्रता के बाद यहाँ 5 साल का अवसर मिला। उस 5 साल में हमने काम का खंभा ठोका इस क्षेत्र में। इतने पुल पुलिया, ये जागपुर बताते हैं इनका है कि गौरी शंकर बिसेन डॉक्टर सरताज सिंह साहब थे। आज भी आप रिकॉर्ड उठा लें, वहाँ रिकॉर्ड है, हमारा फाइल है। जितने पुल पुलिया और रोड हैं
एक बात निश्चित रूप से है कि इस क्षेत्र में जो काम 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, मैंने नहीं, क्योंकि मैं सरकार का विधायक था, हमने इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम किया। भाई साहब, कितने जिला पंचायत के लोग जीते हैं, जरा इनसे प्रश्न करो। वो एक जिला पंचायत के बैठे हैं, वो कांग्रेस के हैं, वो देखो, वो देखें, ये बैठी है, ये किसकी है, कहाँ के आ गए निर्दलीय। ठीक है, जीत गए, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर लड़ाई हमसे हुई, आगे भी लड़ाई हमसे ही होगी। क्या नजर आ रहा है आपको कि क्या इस विधानसभा क्षेत्र का माहौल है? आपने कहा कहाँ चूक हो गई कांग्रेस से। कांग्रेस ने जिसको जिताया, जिसने कहा था कि एक ही वादा पूरे चुनाव में कि मैं जीत के कांग्रेस को बचाऊंगा, सबसे पहला काम उन्होंने उसी वादे को तोड़ा। जीतते ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए, समर्थन दे दिया उन्होंने ना। रही बात आज हमारे क्षेत्र में अराजकता का माहौल है, गुंडागर्दी का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है। 4 साल से यहाँ खनिज मंत्री है, आप पता करिए, पूरी नदियाँ लूटी जा रही है। अब किसान की बात की ना कि किसानों का क्षेत्र है, यहाँ किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, और नदी में जब तक पानी रहेगा, जलस्तर रहेगा, किसान कैसे पकेगा? पूरी लूट मची है, कोई ठेका नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। कौन पता करो, कौन ठेकेदार पता करो? गाँव दारू की दुकानें खुल रही है, कौन ठेकेदार पता करो? बीच में प्रस्ताव लिए बस्ती दुकान हटेगी, बाद में हटाओ नहीं हटी, ऐसे काम चल रहा है। तो भ्रष्टाचार ही मुद्दा रहेगा क्या? भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंक की राजनीति, आप बताओ ना, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। आप बताइए कौन सा काम हुआ? बताइए 5 साल में किस मुद्दे पर यहाँ के विधायक ने रोड पर ला लिया, बताओ किस मुद्दे पर रोड पे? बताओ, निर्दलीय विधायक बोलते ना, किस मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे आया, किस मुद्दे पे? अभी किसानों को, अभी सोसाइटी की व्यवस्था खराब है, लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा है, शक्कर नहीं मिल रही है, मट्टी नहीं मिल रहा है, बीच में यहाँ अतिवृष्टि हुई थी, कोई लड़े? बिल्कुल, कांग्रेस के जो आरोप हैं, कांग्रेस जो बात कर रही है, जो तमाम तरह के आरोप लगा रही है, क्या लग रहा है आपको कि एक तो अवैध खनन का वो मुद्दा उठा रहे हैं? ये बता दूँ, मैं निर्दलीय चुनाव जीता हूँ, और जिस समय मैं चुनाव जीता था, रात के 2 बजे रिजल्ट आया। आप जैसे पत्रकारों ने मेरे से पूछा कि आप निर्दलीय जीते हैं, अब क्या करोगे? मैंने कहा जो भी सरकार बनेगी क्षेत्र के विकास के लिए, जो भी सरकार बनेगी उसका समर्थन करूँगा। ये ताली बजा रहे थे सब लोग, है ना, ताली बजा रहे थे। जिस ट्रैक्टर को पब्लिक ने मेरे को जिताई, मैं उस ट्रैक्टर को छोड़ के नहीं गया। आज भी ट्रैक्टर मेरे सर, आज भी ट्रैक्टर 2023 में भी ट्रैक्टर दौड़ेगा। आज भी मैं ट्रैक्टर से खड़ा हूँ, लेकिन ट्रैक्टर छोड़ के जब जनता ने ट्रैक्टर जीती, उस ट्रैक्टर को छोड़ के भागने वाले बैठे, ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए। पूरे 15 वार्ड में कांग्रेस जमानत जब्त हमने 50 वोट भी नहीं मिले एक वार्ड में। ये 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहे। विधायक जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर के 2023 में भी आपका ट्रैक्टर दौड़ेगा क्या? देखिए, हमारा विकल्प खुला हुआ है, जनता हमारे साथ में है, और जनता को विकास हमारा पसंद आएगा। तो जनता के जैसा पिछले बारी मैंने, जब मेरी टिकट कटी थी, मैंने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से सलाह की है। ये बैठे जिससे सलाह किया था, जो बिना बताए चलते ट्रैक्टर से कूद के भाग गए। जो चलते ट्रैक्टर से कूदेगा उसके हाथ में तो टूटेंगे, सब हाथ में टूट गए। पूरे 15 वार्ड में जमानत जब्त हो गई, 50 वोट नहीं मिले किसी वार्ड में। जब ट्रैक्टर बिक गया, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कूद गया, तो हम क्यों बिकेंगे यार? हम कूद गए, हम बिकाऊ नहीं है, हम टिकाऊ हैं, और इस बार टिकाऊ भी बनेगा। रही बात नगर पालिका की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह ने मुझे सम्मानित किया वाराणसी नगर पालिका को 1 करोड़ रुपये दिया था, सबसे अच्छे कामों के लिए, सबसे अच्छे। अरे वोट क्या है? वोट तो ये लोगों को पता है वोट कैसे मिलते हैं। जनपद चुनाव में जिला पंचायत पूरे 0, यहाँ तो अपनी छवि बचाने हैं शहर में। जब आप कह रहे हो कि वोट कैसे मिलते हैं सबको पता है, तो क्या इस बार लगता है कि आपको कांग्रेस को ही वैसे ही वोट मिल जाएंगे? 100% हमारे जनहित के मुद्दे वोट मिलेगा। देखना ना नवंबर के चुनाव में, ये बता धनबल बाहुबल सब धरा जाएगा, लोग टिकाऊ चुनेंगे, बिकाऊ नहीं चुनेंगे इस बार। बिकाऊ नहीं चुनेंगे इस बार। जैसे जायसवाल जी ने अभी कहा कि मैं ट्रैक्टर से कूद गए, हम लोग सही में उस समय में जायसवाल जी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। जायसवाल जी भी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या, जब कांग्रेस से सही में इनको टिकट नहीं मिली, तो सारे वाराणसी क्षेत्र के कांग्रेसी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ खड़े रहे, क्योंकि जिस आदमी को कांग्रेस ने टिकट दी थी वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे 5 साल इस क्षेत्र में राजनीति करते थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो पूरा सुन लिए, तो निर्दलीय नहीं थे। हम लोगों ने असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के नाम से चुनाव हुआ था, और वोट भी जो दिए थे लोगों ने, असली कांग्रेस गुड्डा जायसवाल है इसलिए वोट दिए थे। उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद वो खलील निगम के अध्यक्ष है, तो इसका फायदा तो मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? क्षेत्र में कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को क्या नजर आ रहा है, कैसे एंट्री मारेगी यहाँ पर?
सर देखो, पूरे देश के अंदर में यदि बात करें तो सबसे मजबूत बीजेपी यदि है तो वो गुजरात में है। और गुजरात में जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई, और 6 महीने पहले जब आम आदमी पार्टी आई तो 41 लाख वोट लिए, जब 0.6% वोट शेयर था, तो लास्ट 6 महीने के अंदर में 13% वोट शेयर लिया और 41 लाख वोट शेयर 6 महीने के अंदर में लिया। लेकिन यहाँ पर 37 विधानसभा, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, 37 विधानसभा सीट पे बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी रही और 5 विधानसभा है। जब यहाँ पर लास्ट चुनाव हमने देखे तो ऑलरेडी बीजेपी की हालत तो आप देख ही रहे हो पूरे देश के अंदर में। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर बची नहीं है। हर गांव में जाओगे तो कांग्रेस मीन्स गुड्डा भैया, तो बात तो कांग्रेस में दो भाग हो गया। ठीक है, जब लास्ट सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कांग्रेस मतलब गुड्डा भैया, तो फिर कैसे कांग्रेस? ये व्यक्तिगत सोच है। आज हमारे पूरे 90-95 सेक्टर मंडल BLA सब बने हुए ना। अभी आप देखना, नवंबर देखना ना, अभी आप लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस का मतलब क्या है? थोड़े पहले अनुभव मुंजानी ज्वाइन किए, बहुत से लोग इंतजार में है ना। हम टिकाऊ लोग हैं, हम जब निर्दलीय से मिलकर तय किए, जब समर्थन भाजपा अनुभा यदि ज्वाइन कर रही है, कांग्रेस की सदस्यता ले रही है, तो वो भी तो समाजवादी पार्टी से छोड़कर आ रही है ना, तो कैसे आप उसको टिकाऊ कह सकते हो? तो कैसे आप उसको टिकाऊ कहोगे? कांग्रेस का माहौल बन गया, टिकाऊ कैसे कहोगे? कांग्रेस वाराणसी में मजबूत है। इनके 90 विधायकों सरपंचों में 6 से 7 सरपंच है, जनपद सदस्य नहीं है, इनके 1 जिला पंचायत सदस्य नहीं है। इनके 2 लाख वोटों में केवल इनको 20,000 वोट मिला है। इनकी हालत बहुत बुरी है। वाराणसी में और बिकाऊ की बात ये लोग कर रहे हैं। अनुभव मुंजारे आज कांग्रेस में शामिल हो रही है। जिनके इनके पास जो जितने आ रहे हैं कांग्रेस में सब बिकाऊ है। बात कंप्लीट होने दीजिए सर, बात कंप्लीट हो जाए। हम पॉइंट पे चल रहे हैं। तो जब यहाँ पर जब कांग्रेस की स्थिति हमें पता है, तो यहाँ पर जब निर्दलीय पूरी त्रिस्तरीय चुनाव में पूरी जनपद से लेकर BDC से लेकर जिला पंचायत सरपंच से लेकर जब निर्दलीय का बोलबाला चला, तो उसका एकमात्र कारण था यहाँ पर आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं था। और इस बार आम आदमी पार्टी यदि विकल्प है तो जनता 100% सोचेगी। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर विकल्प के तौर पर इस बार अपनी दावेदारी करती हुई नजर आएगी। आम लोगों से हम मेरी बेटी 3 साल बाद कल लौटी ऑस्ट्रेलिया से। मैं शाम को गया था एयरपोर्ट लेने के लिए, यहाँ 7 बजे पहुंचा था। बोले मैं बेटा वाराणसी आ गया। बोले ये वाराणसी? मैं तो पहचान नहीं पा रही। बोले इतना सुंदर वाराणसी, आँख दंग रह गई साहब। झूठ नहीं बोला, मेरी बिटिया आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, बदल गया क्या? बिल्कुल पूरा वाराणसी में बहुत विकास हुआ। चारों पूरे नगर की पूरी रोडें बन गई है, गली गली की रोडें बनी है, पूरे गांव में रोडें बनी है। आम लोग हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, जिनको आम लोगों से जुड़े हुए कोई मुद्दे यहाँ पर कोई बता सके। विधायक जी आरोप लगा बिल्कुल यहाँ पर स्वास्थ्य में मैं पूर्व विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। पूर्व विधायक जी का आरोप था कि स्वास्थ्य की सारी बिल्डिंगें मैंने बनाया हूँ, तो फिर वहाँ की सीसी सड़क, एक्सरे रूम और ऊपर जो बिल्डिंग PIU से बन रही है वो किसने पास करा है? वो गौड़ खनिज मत से स्वास्थ्य में काम हो गया, शिक्षा में काम हो गया, सड़कों का निर्माण हो गया। इस बात में तो कोई दो मत नहीं है कि पिछले बार के कार्यकाल में जो थे बीजेपी के विधायक, उन्होंने भी काम कराया 2200-2300 करोड़ रुपए का। और इस बार जो विधायक हैं उन्होंने भी काम कराया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, पुल है, पुलियाँ हैं, क्या इसको हम विकास कहेंगे? ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें आज 70 सालों बाद भी ये पुल पुलिया को क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हजारों लोग यहाँ से पलायन करके जाते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने बताया अस्पताल की सुविधा के लिए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, एक्सरे की फिल्म नहीं है 1 साल से, मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्थिति है। मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है आपने पुल पुलियाँ बनाए, लेकिन बाकी विकास कहाँ है? कॉलेज में जो अव्यवस्था है पूरी वाराणसी में से किसी से छुपी नहीं है। न विधायक जी कुछ कर पा रहे हैं, न पूर्व विधायक जी कुछ कर पा रहे हैं, न कांग्रेस के खिलाफ। ये मूल मुद्दे। एक और मुख्य मुद्दा था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का, क्योंकि ये खनिज संपदा वाला एरिया है। यहाँ पे रेत की इतनी अवैध रेत है और वन माफिया इतना जबरदस्त है, न उसके खिलाफ पूर्व विधायक कुछ कर पाए और न वर्तमान विधायक, ये दोनों इसमें फेलियर रहे हैं। महंगाई हम देख रहे हैं चरम सीमा पे है बिल्कुल, तो महंगाई तो बिल्कुल असर डालेगी। लेकिन यहाँ की यदि हम लोकल की बात कर रहे हैं तो आज हमारे वाराणसी के विकास में यदि माननीय प्रदीप जायसवाल काफी कौन सी योजना इस बार प्रभावी रहने वाली है? लाडली बहना या नारी सम्मान योजना की जो बात कर रही है? लाडली योजना तो प्रभावित रहेगी, क्योंकि अभी ये देख रहा है पूरे गांव में योजना तो चल रही है और इसका प्रभाव भी देखने में महंगाई बिल्कुल सही बात है।